अंतर्मन की लक्ष्मी भाग 15। ये क्या कर रही है माँ? अभी तो और रोटियां भी तो बनानी है। गूंथे आटे के बर्तन को उठाकर फ्रिज में रखती अंजना से विनया पूछती है, क्यों, अब कौन खाएगा? विनया के बगल से निकलती हुई अंजना कहती है, मैं और आप। विनया अंजना के हाथ से बर्तन लेती हुई कहती है, सबको भूखा रखकर हम खाना खाएंगे, हमारी आत्मा ना गल जाएगी। अंजना निगाहों से विनया को देखती है, नहीं माँ, आत्मा तो अजर अमर होती है। हम इस तरह ज़्यादा भूखे रहे तो हमारा ये स्वर्ण सा मानव शरीर जिसमें आत्मा बसती है, ये जरूर गल जाएगा। आंखें मटकाकर बोलती विनया हंस पड़ी थी। विनया को बच्चों की तरह आंखें मटकाता देख अधर तो अंजना के भी खिल उठे थे, लेकिन उसने खुद को जब्त करते हुए कहा, ठीक है, तुम खुद के लिए बना लो, मैं नहीं खा सकूंगी। क्यों? विनया ने मासूमियत से पूछा। अंजना बिना कुछ बोले रसोई से बाहर आ गई। उसकी काले घेरों से घिरी आंखों में नीर उतर आया था, जिसे उसने पलकों पर समेट लिया था। उसकी आंखों में आंसू थे जो सीधे रूप से उसकी आत्मा की गहराई से उत्पन्न हो रहे दुख को प्रकट कर रहे थे। वे एक प्रभावशाली भावनात्मक संवेदना का परिचायक थे जो उसके अंदर के तूफानों और संघर्षों की गहराइयों से उभर रहे थे। अंजना की आंखों में जो आंसू चमक रहे थे वो उसकी अतरंग भावनाओं का प्रतीक था। उन आंसुओं में दुख छिपा हुआ था जो उसके ही हृदय को छू रहा था। भले ही इन अश्रुओं को अंजना ने अपने दग में कैद कर लिया, लेकिन विनया से उसकी ये चेसा छुपी नहीं रह सकी। रसोई में रेक पर रखे मोबाइल उठाती वो रसोई से बाहर की ओर झांकती है और बुदबुदाती है, शुक्र है दीदी उस मीटिंग में नहीं बैठी है, जल्दी से उन्हें मैसेज करो, सबको भूखा रखकर हम खाना खाएंगी, हमारी आत्मा न गल जाएगी। दीदी ये कहकर माँ अपने कमरे में चली गई। कोई खास बात है क्या इसमें? विनया मैसेज टाइप करती है। वो संपदा के नंबर पर प्रेषित कर देती। भला हो मोबाइल इजाद करने वाले का और इसमें ब्रह्मांड भर के फीचर डालने वालों का। मुस्कुराकर सोचती हुई विनया संपदा के मैसेज की प्रतीक्षा करने लगती है। माँ आइए हम लोग भी डिनर कर लें। अंजना के कमरे में दरवाजे पर खड़ी विनया कहती है, परेशान मत करो, तुम जाकर खा लो। अंजना विनया से कहती है, देखिए माँ, मैं बहुत जिद्दी हूँ और मुझे ये भी पता है कि आप दिन में भी लंच नहीं कर सकी हैं, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलिए। विनया कमरे में आकर पूरे अधिकार से अंजना का हाथ थामती हुई कहती है। विनया का इस तरह आगे बढ़कर अंजना का हाथ थाम लेना, जिसमें अपनापन, प्यार, विश्वास, भरोसा सबका समावेश था। अंजना को यह स्पर्श अभिभूत कर गया। उसे प्रतीत हो रहा था मानो यह कोई मामूली स्पर्श नहीं बल्कि एक नए जीवन के आगाज का आह्वान है। उसके लिए यह स्पर्श संजीवनी सा उसकी अंतर आत्मा में समाता जा रहा था। यह एक पल उन दोनों के मध्य संवेदनशीलता के साथ साथ एक भावनात्मक दृष्टिकोण विकसित कर रहा था और अंजना, जो हमेशा अकेली अपने कमरे में ही खाना खाया करती थी, विनया का हाथ थामे सम्मोहित सी डाइनिंग रूम में आ गई और विनया द्वारा खींचे गए कुर्सी पर बैठ गई। वही सोफे पर बैठा मनीष अपनी दोनों बुआ संग मंत्रणा में रमा था और अचानक माँ और पत्नी को खाना खाने बैठते देख आश्चर्यचकित सा चुप होकर देखने लगा। वो इस प्रकार चुप हुआ मानो उसने माँ और पत्नी की जगह भूत देख लिया। उसकी परेशानी पर बल पड़ गए थे और आंखें सिकुड़ कर छोटी हो गई थी। कई रेखाएं एक साथ वहां उपस्थित हो गई थी और तीनों के हाव भाव समक्ष कर भी अनजान बनती विनया मनीष को पूर्ण रूपेण अनदेखा कर रही थी और मनीष 100 डिग्री पर उबल रहा था। सबको भूखा रख कर दोनों अपना पेट भर रही हैं। क्या खूब गृहलक्ष्मी है तुम्हारी बेटा और सास को तो देखो। समझाने के बजाय साथ ही आकर बैठ गई। तभी तो इस घर में बरकत नहीं हो रही है। मनीष को उबलता देख बड़ी बुआ ने आग में घी डालकर हाथ और नेत्र दोनों सेकने का उपक्रम कर रही थी। नहीं बुआ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? घर के सदस्य भूखे रहें और अन्नपूर्णा खाना खा ले। मुझे पता था इतना स्वादिष्ट खाना देखते ही भरे पेट वाले को भी भूख
लग जाएगी, फिर तो आप जाने कब से भूखी हैं, मतलब बेवजह ही भूखी रह गई, इसलिए मैंने आप दोनों के लिए भी रोटियां सेक ली, आइए, कहकर विनया दोनों के लिए प्लेट निकालकर स्वतः करने लगी। नहीं नहीं, अब बार बार खाना पीना हमसे नहीं होगा, एक बार में जितना हो गया सो हो गया। बड़ी बुआ हाथों को बांधती हुई कहती है, हाँ और क्या, ये दिन भर रात भर खाना तुम दोनों सास बहू ही करो। बड़ी बहन के साथ हाँ मिलती हुई मंजली बुआ कहती है, मनीष आप कैसे भतीजे हैं। दोनों बुआ अपना घर छोड़कर आपकी देखभाल के लिए हर 10 दिन में यहाँ आ जाती हैं। ये भी नहीं सोचती हैं कि फूफा जी और भैया भाभी को कैसा अनुभव होगा। आज तक भाभी ननद के मध्य ऐसा रिश्ता कायम नहीं हो सका और ऐसी बुआ भूखी है और आप सिर्फ हमारी बातें सुन रहे हैं। बुआ को खाना तो खिलाइए। विनया जानती थी कि मनीष बुआ के लिए प्राण से तैयार रहता है, इसलिए वो प्लेट मनीष की ओर बढ़ाती हुई प्यार से कहती है, हाँ बुआ, ये क्या बात हुई, आप भूखी रहेंगी। पता नहीं मेरा ध्यान इस पर कैसे नहीं गया। थैंक यू विनया, अपने हाथों से बड़ी और मंजली बुआ की ओर प्लेट बढ़ाता हुआ मनीष कहता है, मरता क्या ना करता, दोनों भूखी हैं। दोनों अपनी अतिरिक्त वाणी द्वारा यह कबूल कर चुकी थी। मनीष के हाथों से उन्होंने इस प्रकार प्लेट लिया जैसे प्लेट में रोटी सब्जी नहीं वरण विष डाल दिया गया हो। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका पासा उल्टा पड़ जाएगा। आज तक तो इस तरह बोल बोल कर उन्होंने अंजना का जीना दुर्भर कर दिया था और सर्फ के पानी से सबके दिमाग को धो धोकर एकदम चिकना करने में लगी थी और उन्हें ये विस्मृत हो गया था कि चिकना हो गए जगह पर से उन्हें भी फिसलने में समय नहीं लगेगा। और अभी का प्रकरण उन दोनों को ही इस बात का एहसास करा रहा था। हो गया बस, मनीष और नहीं। विनया उनके प्लेट में रोटी देने के लिए उठी तो वो दोनों विनया के बदले मनीष से कहने लगी, बुआ जी, अभी तो आप दोनों ने केवल 2-2 रोटी ही खाई है। मुझे मालूम है रात में 4 रोटी तो जरूर खाती हैं आप दोनों, बस 2 और। मनीष बोलिए ना आप, मेरे नाना कहते थे रात में भूखे पेट सोने से शरीर के एक चिड़िया भर मांस घट जाता है। वैसे भी मायके में बेटी भूखे क्यों सोए, ये सब तो ससुराल में होता है ना बुआ जी। विनया मनीष और दोनों बुआ को संबोधित करती रोटी उनके प्लेट में रख दी। आह दीदी, इस विनया को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। क्या हालत कर दी है इसने हमारी, ना उठा जा रहा है, ना बैठा जा रहा है, ना लेटा जा रहा है। अपने कमरे में दोनों टहलती हुई बातें कर रही थी और संपदा जो पानी लेने के लिए रसोई में जा रही थी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। इन्हें क्या पता जादू की छड़ी से पाला पड़ा है इन दोनों का। संपदा सोच के घोड़े दौड़ाती मंद मंद मुस्कुरा रही थी। आज एक दिन में कितना कुछ गुजर गया। अपने आवेग संवेदना अनुभूति, विनया का स्नेहिल स्पर्श और सबसे बड़ी बात, आज मैं ठहाका लगा रही थी। ओ माय गॉड, बोलती बिस्तर पर लेटी हुई दिन भर के घटनाक्रम का और अपनी मनोदशा को विश्लेषित करती उठ बैठी। मैं तो अपनी दोस्तों संग भी जोर से नहीं हंसती। हमेशा बुआ की बातें अंतस में गूंजती रहती है और आज भाभी के घर पर क्या मैं अपनी इस बेरंग जिंदगी से उब गई हूँ? क्या मैं अपनी अन्य सहेलियों की तरह उड़ना चाहती हूँ? कुछ देर पहले तक तो इस तरह हंसने पर भी भाभी को प्रवचन दे रही थी और फिर मुझे कोई प्रवचन याद नहीं आया। कोई दूसरा होता तो कितना सुनाता, लेकिन भाभी तो प्रसन्न हो गई। भाभी क्या, भाभी का परिवार ही इस दुनिया का नहीं लगता क्या? हर घर में ही सभी सदस्य इस तरह नहीं रह सकते। भाभी की माँ ने कहा कि मतभिन्नता उनके यहाँ भी होती है, नोकझोंक उनके यहाँ भी होती है। 4 बर्तन साथ है तो अपनी अपनी आवाज बुलंद तो करेंगे ही, लेकिन इसका मतलब थोड़े ना है कि हम उन बर्तनों का उपयोग बंद कर देंगे। उचित तरीके से धीरे से प्यार से उन्हें यथास्थान रखेंगे तो कोई आवाज नहीं होगी। उसी तरह रिश्तों में यदि बातें होगी, एक दूसरे का भावनात्मक सहारा बनेंगे और एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हाथ बटाएंगे, वो भी बिना ताना दिए, तो बर्तनों की तरह रिश्तों को भी संभाला जा सकता है। संपदा अपने दोनों गालों पर हाथ रखे बैठी। संपदा को ऐसा लग रहा था जैसे अब इस घर के सख्त पत्थरों में भी फूल उग आएंगे और उन फूलों की सुगंध से उसका घर भी सुवासित हो जाएगा। भाभी, यू आर ग्रेट। खुशियों के घोड़े पर सवार संपदा विनया के मोबाइल पर मैसेज कर खिल उठी थी।
आज के लिए इतना ही। इसका अगला भाग जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।